नमस्ते दोस्तों। ये बीमारी जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। हालांकि ये एक ट्रेस न्यूट्रिएंट है, मतलब डेली हमें बहुत ही कम मात्रा में ये चाहिए होता है, फिर भी बहुत जरूरी होता है। जिंक डेफिशिएंसी दो तरीके का होता है। पहला, अगर किसी बीमारी की वजह से हम खाने से एडुकेट अमाउंट में जिंक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, या तो फिर हमारे खाने में ही अगर जिंक कम रहता है, तो उस वजह से जो जिंक डेफिशिएंसी होता है उसे एक्वायर्ड जिंक डेफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन आज हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये जो तस्वीर मैंने डाला है, ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसको एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका बोलते हैं। जिंक को पूरी तरीके से खाने से एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में एक प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, जिसे जिप4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं। यह प्रोटीन जिस जीन से तैयार होता है उसका नाम है SLC39A4, जो हमारे 8 नंबर क्रोमोसोम के अंदर रहता है। इस जीन के डिफेक्ट की वजह से जब कोई बच्चा अपने खाने से जिंक को संपूर्ण मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तब यह बीमारी होता है। प्री मैच्योर बच्चों में जिंक का जरूरत मैच्योर बच्चों से काफी ज्यादा होता है, तो उनमें नॉर्मल मात्रा में जिंक एब्जॉर्प्शन होने के बावजूद जिंक का डिफिशियंसी हो सकता है। और अगर बच्चे के मां के शरीर में SLC30A2 जीन में डिफेक्ट होता है, तो उस वजह से ब्रेस्ट मिल्क में जीन का मात्रा कम हो जाता है। तो इन दोनों सिचुएशन में बच्चे को जिंक डेफिशिएंसी हो सकता है, जिसमें सिम्टम्स बिल्कुल एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका की तरह ही मिलता है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में हम इस बीमारी को एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका नहीं कहेंगे, हम इसको भी एक्वायर्ड जिंक डेफिशिएंसी के अंदर ही डालेंगे। एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका जन्म से नहीं रहता है दोस्तों। इसका सिम्टम्स जन्म के कुछ दिनों के बाद अपियर होता है। जन्म के कितने दिनों बाद इसका सिम्टम अपियर होगा, ये ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क में जो जिंक रहता है उसका एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला मिल्क से काफी अच्छा होता है। इस वजह से जो बच्चे अच्छे मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं, उनमें इस बीमारी का सिम्टम थोड़े लेट में अपियर होता है। जब बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना हम कम कर देते हैं, तब इस बीमारी का सिम्टम अपियर होता है। लेकिन जिन बच्चों को जन्म के बाद से ही फॉर्मूला मिल्क पिलाया जाता है या ब्रेस्ट मिल्क बहुत कम पिलाया जाता है, उनमें यह बीमारी जन्म के 1 महीने बाद से ही दिखाई दे सकता है। इस बीमारी में बच्चों के शरीर में मोस्ट कॉमनली 3 सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक है डायरिया, दूसरा है एलोपेशिया और तीसरा है स्किन रैश। लेकिन सभी बच्चों में ये 3 सिम्टम्स एक साथ नहीं रहते हैं। उसके साथ इस बीमारी में बच्चे बहुत इरिटेबल होते हैं और वो बहुत ज्यादा रो सकते हैं और उनका ग्रोथ रेट भी कम हो सकता है। स्किन में यूजुअली एक्जिमा या सोरियासिस की तरह घाव दिखता है, जिनके बॉर्डर काफी शार्पली डिमार्केटेड होते हैं और बॉर्डर में क्रस्टिंग यानी पपड़ी की तरह निकल सकते हैं। इसके साथ स्किन में छाले पड़ सकते हैं और पीप भरे हुए दाने यानी पस्टूल्स भी दिखाई दे सकता है। ये जो स्किन रैश होता है, ये पर्टिकुलरली बच्चे के मुंह के चारों ओर, एनल कैनाल के छेद के चारों ओर और एक्रल पार्ट में यानी हाथ और पैर के डिस्टल एंड में हो सकता है। मुंह के चारों ओर जो घाव होता है उसमें अपर लिप टिपिकली इन्वॉल्व नहीं होता है। इस वजह से एक यू शेप का घाव हमें दिखने को मिल सकता है। इस घाव में कभी कभी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ बच्चे का बाल बहुत ज्यादा झड़ सकता है और बच्चे के जो घाव होते हैं वो भरने में दिक्कत आ सकता है, मतलब डिलेड वुंड हीलिंग भी हो सकता है। इस बीमारी को सोरियासिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, बायोटिन डेफिशिएंसी और क्वाशियोरकर से अलग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारे बीमारियों में भी इस बीमारी की तरह ही स्किन रैशेस देखे जा सकते हैं। इस बीमारी में जल्द से जल्द बच्चे को किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस बीमारी में जो घाव होता है, अगर उनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन फैलने लगा, तो इससे बच्चे का मौत भी हो सकता है। इसलिए कभी भी इस बीमारी में किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर को मत दिखाइए या खुद से कुछ भी ट्रीटमेंट करने का कोशिश मत कीजिए। इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और बच्चे के जान का खतरा और बढ़ जाएगा। जैसे इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस बच्चे का उम्र जब 1 महीना था, तब इस बीमारी का सिम्टम पहली बार दिखाई दिया था और वो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जिन डॉक्टर को इस बच्चे के पेरेंट्स इस बच्चे को दिखा रहे थे, वो इस बीमारी को ठीक से पहचान नहीं पाए, जिस वजह से ये बीमारी और बढ़ गया। पर देखिए, जब इस बच्चे को मेरे पास लेके आए थे, उसके बाद जब सही डायग्नोसिस हुआ और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उसके ठीक 2 हफ्ते के अंदर इतना इंप्रूवमेंट हो गया। देखिए दोस्तों, पहले तो हम इस बीमारी को क्लिनिकली देख के डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद बच्चे के ब्लड में जिंक लेवल टेस्ट करते हैं। बच्चे के ब्लड में अगर जिंक का लेवल 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से
कम आता है तो इस बीमारी का होने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब इसका डायग्नोसिस और ज्यादा पक्का हो जाता है। लेकिन इसके साथ बच्चे के ब्लड का एल्बुमिन लेवल भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड में एल्बुमिन बोल के जो प्रोटीन होता है, अगर किसी वजह से उसका मात्रा कम हो जाता है तो उस वजह से ब्लड टेस्ट में जिंक की मात्रा कम आ सकता है। इसके साथ बच्चे के ब्लड का एल्कलाइन फॉस्फोरस लेवल भी चेक किया जा सकता है और बच्चे के मां का ब्रेस्ट मिल्क में जिंक का लेवल भी चेक करने का जरूरत पड़ सकता है। इस बीमारी के ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंक सप्लीमेंटेशन, जिसके लिए बच्चे को पर डे 1 to 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से एलिमेंटल जिंक ओरली दिया जाता है। 220 मिलीग्राम जिंक सल्फेट में 50 मिलीग्राम एलिमेंटल जिंक रहता है। जिंक के जो ओरल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें कितना एलिमेंटल जिंक रहता है और बच्चे का बॉडी वेट कितना है, इन दोनों को मिला के एक हिसाब करके बच्चे को डेली कितने अमाउंट में या कितने डोज में दवाई देना है, ये हम लोग ठीक करते हैं। इस बीमारी में जिंदगी भर के लिए बच्चे को जिंक सप्लीमेंटेशन का जरूरत पड़ता है। इस वजह से हर 3 से 6 महीने के बाद हम ब्लड का जिंक लेवल और एल्कालाइन फॉस्फोरस लेवल चेक करते हैं और उन दोनों रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे को कितना डोज में दवाई देना है वो तय करते हैं। इसके साथ घाव में लगाने के लिए हम मॉइस्चराइजर क्रीम्स देते हैं और अगर बच्चे को घाव में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी ओरली एंटीबायोटिक खाने का दवाई और एंटीबायोटिक लगाने का क्रीम भी देना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है, आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो को देख के कभी भी खुद से बच्चे का ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। कभी भी किसी YouTube वीडियो को देख के किसी भी बीमारी का इलाज खुद से मत कीजिए। इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा कोई बीमारी आपके बच्चे में या कोई भी बीमारी आपके बच्चे में या आपको होता है तो उसके लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस तरीके का वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।